हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। चलिए देखिए, आज हम आपको जो 12th की केमिस्ट्री है भैया आपकी और इनऑर्गेनिक, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो आप लोग बहुत दिन से एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ते पढ़ते एकदम मजे आपको आ रहे थे, तो आज हम इस चैप्टर को समाप्त भी कर रहे हैं। इसका आज आपको आखिरी लास्ट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। और अगली बड़ी बात जो सबसे है, कल के लेक्चर्स में हमने क्या किया था, आपको जो ईथर है डाई एथिल ईथर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताया था। और मैंने एक चीज बताया था कि डाई एथिल ईथर जो हुआ करता है एक प्रकार का वो एल्किल ईथर है, और जिसमें क्या हुआ करता है CO बॉन्ड का क्या होता है क्लीवेज हुआ करता है। तो एक आध दो रिएक्शन उसका भी हम आज आपको और बताएंगे, लेकिन आज जो हमारा लेक्चर स्पेशली होगा वो आपके एल्किल एरिल या एरिल एल्किल ईथर के लिए होगा। मतलब कहने का मतलब कि इसमें बेंजीन रिंग से रिलेटिव आपको इक्वेशन आज आपको क्या जो के रिएक्शन है वो बेंजीन रिंग से रिलेटिव रिएक्शन बताए जाएंगे। तो अगर आप सब लोग बढ़िया तरीके से हैं तो एक कॉपी लीजिए और आप लोग पेन लीजिए, बैठ जाइए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं, उसी की ही अम्ल के साथ क्रिया। किसके साथ इसकी अभिक्रिया? अम्ल के साथ अभिक्रिया। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। रिएक्शन विथ एसिड। तो जो डाई एथिल ईथर हुआ करता है, मेरी बात ध्यान दो सब लोग, डाई एथिल ईथर का फार्मूला होता है C2H5O C2H5। यही फार्मूला होता है डाई एथिल ईथर का। जो डाई एथिल ईथर हुआ करता है, आपको मालूम है कि इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और कोई भी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो अम्ल जो होता है उसमें हाइड्रोजन आयन त्यागने का गुण होता है। तो अम्ल के पास क्या हुआ करता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है अधिकता होती है। तो जो अम्ल का हाइड्रोजन आयन जिसको आप लोग प्रोटॉन कहा किया करते हो, वो आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, और जो निगेटिव पार्ट होता है अम्ल का वो आपका कहने का मतलब जुड़ करके एक सॉल्ट का क्या किया करते हैं निर्माण करते हैं। और उससे सॉल्ट को हम लोग ऑक्सोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है प्लस चार्ज आ जाता है। मेरी बात समझिएगा, जो अम्ल होता है उसका हाइड्रोजन आयन जब रिलीज होता है उसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन आकर के इसके साथ जुड़ जाता है, और फिर यहाँ पे क्या कर लेता है एक आपके सॉल्ट का क्या कर लेता है फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चीज पता लग गई कि जो ईथर हुआ करते हैं दे आर बिहेव इनटू लुईस बेसिस। ईथर जो होता है उसका व्यवहार कैसा हुआ करता है, एक लुईस क्षारक की तरह से होता है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट कर रहा है, दे रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को दाता होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता जो होता है उसी को हम लोग लुईस बेस कहा करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया करते हैं उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं लुईस एसिड कहा करते हैं। ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आपको क्या किया जाता है समझाया जाता है। तो अम्लों से क्रिया में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी इसमें समझने के लिए आपको बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। पहले इसको हम लैंग्वेज लिख दें तब आपको ईथर की अभिक्रिया अम्लों के साथ करने पर, ईथर की अभिक्रिया अम्लों के साथ करने पर अम्ल का कौन हाइड्रोजन आयन ईथर के ऑक्सीजन
परमाणु से जुड़कर क्या बनाता है बताइए, ऑक्सोनियम। किस प्रकार का? ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज जुड़कर ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण करता है। ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण करता है। अगर हम ईथर की अपक्रिया अम्लों के साथ करते हैं तो अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो क्या होता है, आपके ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है और ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण करता है। अब इसमें जैसे नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। अब देखिए मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, C2H5O C2H5। अब यहां इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है ही। अब फिर क्या होगा, प्लस HCl। बहुत अच्छा समझ में आएगा, जान लीजिए बस। अब जब ये Cl जानते हो सब लोग, जब टूटता है तो वो किस में जाता है, H+Cl- है। अब ये H+ जो होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आकर के यहां जुड़ जाएगा और जब इसके साथ ये जुड़ता है भैया यहां पे, तो अब आप देखिए एकदम सीधा सीधा सा क्या बनेगा बताइए। यहां से ये क्या है, पहले इसको नाम लिख दिया करो, नाम है तो मेन है, डाई एथिल ईथर। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कुछ नहीं, एकदम सही से। C2H5 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे O और यहीं पे क्या जोड़ दो H, इससे जुड़ गया। और अब इस ऑक्सीजन के ऊपर चाहे लगाओ और चाहे C2H5 ऐसे चाहे ब्रैकेट लगा करके और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, वही बात नहीं। और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बाहर होगा Cl-, इसी जुड़ा रहता है Cl-। तो अब जो ये सॉल्ट बना इसी का नाम है ऑक्सोनियम, क्योंकि जो ये चार्ज है ये कहाँ पे है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो अब आपका बना क्या, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाई एथिल। क्या नाम होगा इसका, 1 और 2 डाई एथिल और फिर हाइड्रो, वो अच्छा ना, ये हाइड्रो और फिर क्लोराइड, इसका नाम यही होगा, जान लीजिएगा, डाई एथिल हाइड्रो क्लोराइड। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं डाई एथिल हाइड्रो क्लोराइड। ये अब ऐसे B H2SO4 के साथ भी दिखा सकते हो, H2SO4 के साथ क्रिया। तो H2SO4 में क्या होता है, H+ होता है, तो यहीं आकर के H+ जुड़ जाएगा और फिर बचा क्या रहता है HSO4, वो बाहर चला जाएगा। एकदम सरल है, जो समझना चाहे वो समझ सकते हैं यहीं से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, C2H5O, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर C2H5 और प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और जब ये रिएक्ट होगा तो देखिए यहां से फिर आगे जुड़ गया, तो ये हो जाएगा C2H5O और ये C2H5, फिर यहां जा गया हाइड्रो, ये देखिए प्लस चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ पे हो जाता है, बचा क्या है HSO4-, इसका भी वही नाम होगा। चलिए नाम लिखिए, क्या होगा 1 2, तो ये हो जाएगा डाई, फिर C2H5 को क्या कहते हो, एथिल, डाई एथिल, और OH का मतलब क्या है, हाइड्रो, क्या है हाइड्रो। और फिर ये सल्फेट नहीं है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट। नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो तो नाम है ही ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या है, ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो एकदम बढ़िया सा ये रिएक्शन हमने आपको बताने का प्रयास किया भैया। ईथर की अपक्रिया अम्लों के साथ करने पर अम्ल का H+
ईथर के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ करके ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण कर लेता है। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया करोगे तो इसमें से H+ निकलेगा और आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, और जब ये ऐड होगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज और ये Cl- बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डाई एथिल और फिर ये OH का मतलब हाइड्रो और फिर क्लोराइड, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। ऐसे नीचे भी देखिए H2SO4 के साथ अपक्रिया हमने कराया तो H2SO4 में H और HSO4 बाहर होता है जब ये टूटता है, क्योंकि सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है और इनका नेचर ही होता है हाइड्रोजन आयन त्यागने का। तो यहाँ से H आ जाएगा इसके साथ, यहाँ प्लस चार्ज और HSO4 माइनस, तो डाई एथिल और फिर OH का मतलब हाइड्रो और फिर ये HSO4 है तो हाइड्रोजन सल्फेट। तो आई होप ये पूरा भी रिएक्शन आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और अब इसका अगला हम एक रिएक्शन बता रहे हैं, अभी लास्ट है जो एल्किल ईथर का चल रहा है, वो आपका है पेरोक्साइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। इस रिएक्शन को भी समझने का प्रयास कीजिए तो आप एकदम समझें। पेरोक्साइड को आप लोग जानते ही होंगे, ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ऑक्सीडेशन पढ़ते समय अगर याद हो किसी बच्चे को तो वो पेरोक्साइड हुआ करता है, जान लीजिएगा। तो बढ़िया चलिए, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं पेरोक्साइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। डाई एथिल ईथर की अपक्रिया ऑक्सीजन या ओजोन के साथ, कैसे? ऑक्सीजन या किसके साथ? ओजोन के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन एक चीज होनी चाहिए कि नमी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से बता रहा हूं कि डाई एथिल ईथर की अपक्रिया अगर हम किसके साथ कर रहे हैं, बताइए जल्दी से। डाई एथिल ईथर की अपक्रिया अगर हम क्या करते हैं, वायु के साथ या ओजोन के साथ नमी की अनुपस्थिति में करते हैं तो एथिल परऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिल परऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए रिएक्शन, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन या ओजोन के साथ नमी की अनुपस्थिति में करते हैं। तो जब नमी की अनुपस्थिति में करेंगे इसकी रिएक्शन को जान लीजिएगा तो आपको मिलेगा, नमी की अनुपस्थिति में चाहे कर दीजिए, तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो एथिल डाई एथिल परऑक्साइड प्राप्त होता है। याहू, अब डाई एथिल ईथर का फार्मूला होता है, देखिए थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज, समय के साथ वक्त के साथ समझौता करना सीखिए। होल्टाइस ओ, कोई समस्या? राजू अभी तुम लिखते थे C2H5O C2H5, मानो क्या किया मैंने इन दोनों को एक साथ किया,
C2H5 का होल ट्वाइस O कर दिया। क्या दिक्कत? समझने वालों के लिए केवल इशारा काफी होता है, बस हर रिएक्शन को अलग अलग थीम से समझिए। वरीयता C2H5 का होल ट्वाइस प्लस O। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब जैसे ही इसका रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहां पे सूर्य का प्रकाश उपस्थित कर दीजिए। कितना अच्छा खूबसूरत सा बढ़िया सा कंट्रास्ट रिएक्शन आप लोगों के लिए आ रहा है ये। और जब इसकी उपस्थिति कर देंगे तो आपको बनेगा क्या? C2H5 का होल ट्वाइस O और फिर ये O। बस ये ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है विच आर रिप्रेजेंटेड इनटू पेरोक्साइड बॉन्ड, तो इसी को कहते हैं डाई एथिल पेरोक्साइड। डाई एथिल पेरोक्साइड बैलेंस है? नो। यहां पे दो 3 ऑक्सीजन है, इसको लगाओ राजा होल ट्वाइस। यहां पे भी होल ट्वाइस। अब ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 एल्किल ग्रुप 4 है, 4 एल्किल ग्रुप, बस हो गया। तो ये आपकी क्या हो जाती है? बेंजीन रिंग से जो कहने मतलब जो एल्किल ईथर था उसका मैंने जो आपको बॉन्ड का बताया, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी उसको हमने बता दिया। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो एल्किल एरिल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। तो यहां से कुछ अब आप लोग समझिएगा एकदम बढ़िया सा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। एरिल एल्किल ईथर या एनिसॉल, क्या नाम है इसका? एनिसॉल ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। यहां से फिल्म में इंटरवल हुआ है, यह चीज ध्यान दीजिए। एल्किल एरिल या क्या है ये? एनिसॉल ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे आपने देखा था अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बताया था असममित ईथर। असममित ईथर में मैंने बताया जैसे O है, इधर आपने CH3 किया था और इधर आपने क्या कर दिया था? C6H5। तो ये तो देखिए हो गया क्या? एरिल, और ये क्या हो गया? एल्किल, और फिर ये ईथर। और इसी एरिल एल्किल ईथर, इसको आप और कैसे लिख सकते हो? ये C6H5 है, इसको ऐसे बना दीजिए, ये बेंजीन रिंग, और यहां पे क्या है? O, और फिर यहां CH3, यही तो है। फेनिल मेथिल ईथर नाम बताया था आपको, और इसी फेनिल मेथिल ईथर को हम लोग क्या कह देते हैं? एनिसॉल। नाम में जाकर के देखिए, जहां पे ईथर का नॉमेनक्लेचर बताया है तो वहां पे आपको ये मिलेगा। तो अब हम बेंजीन रिंग से क्या करेंगे? रिलेटिव रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये एनिसॉल है, ये आपका क्या है? एनिसॉल। कौन सी साल? एनिसॉल। या ऐसे भी लिख सकते हो, ईथर की बेंजीन, नाम जितना लिखेंगे उतना अच्छा रहेंगे, बेंजीन रिंग से संबंधित या रिलेटिव इलेक्ट्रॉन स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले उस कॉन्सेप्ट का थीम आप समझा करो कि क्या उसका उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यही है कि अभी तक हमने क्या किया था, एल्किल ईथर जो रहते थे उनकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो एरोमेटिक रिंग अगर से रिलेटिव ईथर होता है तो वो किस तरीके से बिहेव किया करता है। ये सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। और यही जो बच्चे जिसको कहते हैं ट्रिक, क्लू, तरीका, जो बच्चे अगर समझ गए जान लीजिए तो फिर उनको समझने में देरी नहीं होती है। तो आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब चलिए, ये तो हो गई डिफिनेशन। ने काफी बच्चे सोचते हैं यार कि बार बार वही हेडिंग बता रहे, नहीं, आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो आपको क्या कर रहे हैं, आप केमिकल प्रॉपर्टी में बताने के पहले मेरी बात सुनिए। जो एनिसॉल हुआ करता है, एनिसॉल जैसे फिनॉल आपने पढ़ा और क्लोरोबेंजीन आपने पढ़ा। फिनॉल और क्लोरोबेंजीन में आपने देखा था कि, अब आप जैसे मेरी बात को इसे समझ सकते हैं, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये यहां पे O, यहां पे CH3। अब जब आप किसी भी कंपाउंड से इसका रिएक्शन कराएंगे तो उसका जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा इस पे जुड़ेगा इस रिंग के साथ। तो जब जुड़ना चाहता है, ये जान लीजिए, तो अगर वो कहां जुड़ेगा, उसको कहां अटैच करना है, उसका काम करने का काम ये करेंगे, ये डायरेक्टर होते हैं, मैंने कहा था। तो जो एनिसॉल होता है ये आर्थो और पैरा जैसे फिनॉल होता था। क्यों, इसके पीछे भी कारण होता है। अगर आप कारण जानना चाहते हो तो एक होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगर आप इस बेंजीन रिंग को तोड़ देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे OCH3, तो ये बॉन्ड जो होता है खिसक करके यहाँ आता है, तो ये आपको माइनस चार्ज एक बार इधर होता है, फिर ये बॉन्ड खिसक करके यहाँ आता है, माइनस चार्ज यहाँ जाता है, फिर ये बॉन्ड खिसक करके यहाँ आता है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ जाता है। इस तरीके से इस एनिसॉल में क्या हुआ करता है, एक रेजोनेंस बनता है। और उस रेजोनेंस स्टेबलाइजर में क्या होता है कि इसकी आर्थो पोजीशन और कौन सी पोजीशन, पैरा पोजीशन ही मेन होती है। तो इसीलिए क्या हुआ करता है, ये आर्थो और पैरा क्या हुआ करता है, डायरेक्टर होता है। मतलब कि जो इसमें आने वाले आपके क्या हुआ करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो किस पोजीशन पे जाते हैं, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जाते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एनिसॉल आने वाले या अभिक्रिया में, एनिसॉल की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे, आर्थो एवं पैरा, आर्थो एवं पैरा पोजीशन या स्थान से जुड़ते हैं। मतलब इसमें भी आर्थो और पैरा का क्या होगा, मिक्सचर्स प्राप्त होता है। लेकिन फिर एक बात बता दे रहा हूं कि आर्थो की जो सिमेट्री होती है वो अच्छी होती है, और उसी सिमेट्री के कारण क्या होता है, उसमें डाइपोल मूवमेंट आपको देखने को, और जिसके कारण जो होता है आर्थो वाला माइनर होता है और पैरा वाला मेजर होता है, जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन बताया था। तो इसमें जो आर्थो होता है वो माइनर होता है अल्प मात्रा में, और जो आपका पैरा वाला होता है वो कैसा होता है, मेजर होता है। फिर आप ध्यान दीजिए, जिसमें आर्थो प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूटेड यौगिक माइनर अल्प, जबकि पैरा प्रतिस्थापित यौगिक जो होता है सब्स्टिट्यूटेड यौगिक मेजर, या उसी को कहते हैं मुख्य
उत्पाद होता है। एक बार इसको लिखवा दे रहा हूं, इसीलिए इस चीज को समझ जाइए। जो बच्चे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे वही आगे रिएक्शन को दौड़ाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिएक्शन का केवल क्लू पकड़िए, तरीका, और आप समझदार हो तो खुद ही मैं बताता हूं। इतना अच्छा आपके पास अभी टाइम है, सब कुछ है, विधिवत तरीके से आप पूरे लेक्चर्स को विधिवत तरीके से बैठिए और एक बार नहीं इसको 2 बार ऐसे आराम से एकदम क्लीन देखिए, और देखने के बाद नोट्स बना लीजिए तो आप अक्खा लाइफ नहीं भूलोगे। रिवीजन करते रहिए बीच बीच में बस। तो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब जैसे एकदम सबसे बढ़िया इसका एकदम पहला रिएक्शन ब्रोमीकरण, ब्रोमिनेशन। ये ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोमिनेशन। अब जो इसका ब्रोमिनेशन हुआ करता है आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम एनिसॉल की अपक्रिया आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो पहली बार ये आर्थो लॉक करता है, फिर पैरा वाली, फिर आर्थो वाली। कहने का मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल, यही कंपाउंड बनेगा, जान लीजिएगा। तो मैं आपको पहले लिख के रिएक्शन समझा रहा हूं, तब ध्यान दीजिएगा। क्या है? एनिसॉल। अरे आप लोग चले जाओ भाई, अच्छा आप लोग भी क्लास ले रहे हो। एनिसॉल की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करने पर, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ करने पर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2,4,6 पहली बार दूसरे ब्रोमो जाएगा, दूसरी बार चौथी पे, फिर अगली बार छठी पे, क्योंकि ये सब आर्थो पोजीशन और पैरा है। ये आर्थो और ये आर्थो, ये पैरा है। ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होता है। अब लीजिए, ये आपकी बढ़िया सी खूबसूरत एनिसॉल है, ये जान लीजिए। और प्लस Br2 ब्रोमीन द्रव, कितना लिया जाएगा? 3। उपस्थिति किसकी है? Fe की। एक बार इस पे लॉक करो, एक बार इस पे, एक बार इस पे। तो चलिए, आर्थो पैरा डायरेक्टर है ना ये, तो यहाँ O, इस पे तो कोई डिस्टर्बेंस होगा नहीं। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। चलिए जी, एकदम कंटोस रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, बस केवल लगाओ उस पे। अब जहां जहां से गया वहां से H निकलेगा और यहाँ से ब्रोमीन है, तो वो तो आप किसी काम में नमक मिर्च लगाना तो जानते हैं। अब ये हो गया आपका, क्या बताइए, ये तो पूरा एनिसॉल था, इन तीनों को हटा दीजिए, ये जैसे है। नंबरिंग करोगे तो यहीं से होगी 1, क्योंकि इथर है ना ये, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो ऊपर लिखा भी हूं नाम, अगर इच्छा है तो आप यहां से फिर से लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। एक नाम और होता है 1-मेथॉक्सीबेंजीन भी लिख सकते हो। जैसे यहां मैंने बता दिया भाई मेथॉक्सीबेंजीन, इसका आईपीएसी नेम होगा, तो आईपीएसी नेम में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत एडवांस है, एनिसॉल भी लिखेंगे। मेथॉक्सीबेंजीन एनिसॉल के स्थान पे 1-मेथॉक्सीबेंजीन। तो कुछ क्लियर हुआ? एनिसॉल की अपक्रिया आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर ब्रोमीन द्रव के साथ की जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज आपको अभी हम यहीं पे बता दें, अगर इसी रिएक्शन को केवल आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बहुत अच्छा एकदम कंटास रिएक्शन है कि अगर जहां पे आपने केवल आयरन उत्प्रेरक लिया
आउटपुट लिया है आयरन, वहीं पे कार्बन सल्फाइड ले लीजिए। तो फिर अगर हम कार्बन सल्फाइड उत्प्रेरक ले लेते हैं तो केवल आर्थोब्रोमो एनिसॉल और पैराब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होता है। तो इसीलिए देखिए केवल एक रिएजेंट की उपस्थिति से प्रोडक्ट भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, या करके क्या कर दें, यदि एनिसॉल की अभिक्रिया, एनिसॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से CH2 कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में की जाती है तो आर्थो पैरा ब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होता है। यदि एनिसॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में की जाती है तो आपको आर्थो एवं पैरा ब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होता है। आपको एक रास की बात बताएं, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो जान लीजिए हम लोग 18 से 19 किलोमीटर साइकिल चला करके पर डे जाते थे पढ़ने। अब आप विचार कर लीजिए कितना स्ट्रगल हम लोगों ने लाइफ में किया हुआ है, और रास्ते में इस रिएक्शन को पढ़ते जाते थे, इसे दिमाग में दौड़ाते रहते थे कि क्या रिएक्शन चल रहा है। हम लोगों ने बेंजीन को तो मैडम बेंजीन नाम दे दिया था, ये जान लीजिए। तो वो अपना एक जुनून होता है, जज्बा होता है, जिद होती है, और इसके अंदर जिस व्यक्ति ने जिद बना लिया, जान लीजिए कि हमको पढ़ना है, तो फिर वो पढ़ेगा। ये आप जान लीजिए, आपने सुना होगा, बहुत बार इस चीज़ को सुना होगा, जो पानी से नहाता है सिर्फ लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है सिर्फ इतिहास बदलता है। नहाइए, पढ़िए, एक एक लेक्चर को आप 8-8, 10-10 बार देखिए, तब केमिस्ट्री डांस करेगी आपके दिमाग में, ऐसे नहीं डांस करेगी। अब मैंने बताया क्या, यहां पे आपका ये हो गया एनिसॉल, ये है आपके भाई जी एनिसॉल। कैसे हो आप लोग, ठीक ठाक हो एनिसॉल? अब इसकी अभिक्रिया अब की बार केवल 2 ब्रोमीन लिया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड, तो ये आपकी क्या है, ब्रोमीन। अब जब इसका रिएक्शन इसके साथ किया जाएगा तो मैंने बताया केवल आर्थो और पैरा ब्रोमो एनिसॉल, तो ये OCH3, तो यहां पे एक बार ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो ब्रोमो एनिसॉल। और याद रहेगा ये अल्प होता है, माइनर, और ये जो होता है मेजर होता है, यहां पे, और इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल, ये जान लीजिएगा। तो ये आपका केवल एक रिएक्शन हमने बताया, क्या, ब्रोमिनेशन। क्या हमने बताया आपको, ब्रोमिनेशन। अब ऐसे आप नाइट्रेशन पढ़ सकते हो, ऐसे ही आप पढ़ सकते हो फ्रीडलक्राफ्ट एल्कलीकरण, ऐसे ही आप फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण। नाइट्रोजन में क्या होगा, जो नाइट्रो ग्रुप है एक बार आर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। फ्रीडलक्राफ्ट एल्कलीकरण लिखोगे तो एक बार मेथिल जाएगा आर्थो पे, एक बार पैरा पे जाएगा। दौड़िए इसे। और अगर आप लोग एसिलीकरण लिखते हो तो एसिल ग्रुप जो होगा एक बार आर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। तो आप क्लू केवल समझिए, तरीका रिएक्शन रटा नहीं जाता मेरे हिसाब से।
रिएक्शन का ट्रिक पकड़ा जाता है कि कहां से वो उत्पन्न हो रहा है, उसकी ओरिजिन कहां से हो रही है। तो चलिए भाई जी इसको इरेज करते हैं, तुम मिट जाओ बढ़िया तरीके से। आज मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम कांटास है, और पढ़ाने का तो इतना जान लीजिए आज इसमें ऐसे अगर मौसम रहे तो आपको पढ़ाने में इतना मजा आए जान लीजिए। लेकिन अभी इंटरेस्ट बच्चों का रहता ही है, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका तो इंटरेस्ट है ही, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो सही इंटरेस्ट बच्चों का जब एग्जाम में आता है, तो हमने तो महसूस किया है, पढ़ाया भी है कि अगर बच्चों को 3-3, 4-4 आवर्स की क्लास ली जाए घंटे की, तब भी बच्चे कहते हैं अभी न जाओ छोड़ के, अभी जी भरा नहीं। वही हाल है जान लीजिए। तो अब हम आपको दूसरा इसका रिएक्शन बता रहे हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बोले तो नाइट्रीकरण। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड नाइट्रेशन। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड सल्फोनेशन। रिएक्शन विथ क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। रिएक्शन विथ ब्रोमीन इज कॉल्ड ब्रोमीनेशन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइलोजिनेशन। रिएक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रेशन और रिडक्शन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये सब रिएक्शन का तरीका है, आप जानते रहिए। तो आपको हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एनिसॉल की अभिक्रिया किसके साथ, H2SO4 नाइट्रेशन में, यानी कि सही रहता, H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ, HNO3 के साथ करने पर, HNO3 के साथ करने पर फिर वही आर्थो पैरा नाइट्रो, जग घूमया थारो जैसा न कोई, एनिसॉल प्राप्त होता है। एनिसॉल रिएक्ट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, react will be nitric acid in presence of H2SO4 to give ortho para nitro anisals because they are ortho and para director. Ortho compound is a minor and para compound is a major. अब आप लीजिए, आप एनिसॉल प्रकट हो जाओ। ये आप यहां OCH3 एनिसॉल प्लस 2HNO3, क्योंकि 2 बार जाएगा ना, H2SO4 एक बार आर्थो में जाएगा, एक बार पैरा पे। तो लीजिए OCH3 यहां लगा दीजिए NO2 को, तो एक H2O बाहर हुआ। अगली बार यहां लगाइए, लीजिए माइनस। अब आप देख लीजिए, इसका नाम आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, उसका नाम पैरा नाइट्रो एनिसॉल। तो लिखता हूं, तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, ये माइनर है, और ये पैरा नाइट्रो एनिसॉल। एनिसॉल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में
NO3 से करने पर आर्थोपेरा नाइट्रो एनिसॉल प्राप्त होता है। तो एनिसॉल है ये आपके इसके साथ रिएक्शन किया गया तो इसको आपको ये प्राप्त हुआ। तो मजा आ रहा है। अगला रिएक्शन और वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण। क्या नाम है इसका? फ्रीडल-क्राफ्ट। बहुत दो इनकी फ्रीडल-क्राफ्ट का रिएक्शन आपको मालूम नहीं होगा, आप लोगों ने देखा पढ़ा भी है इसको। तो अगर हम एनिसॉल की अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट दो होता है, एक होता है एल्कलीकरण, कौन सा? एल्कलीकरण, और एक होता है एसिलीकरण। एल्कलीकरण का मतलब होता है कि जब हम क्या किया करते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में जब हम एनिसॉल की अभिक्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड, ये इसका फ्रीडल-क्राफ्ट का निर्जल होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड रिजेंट है, इससे पहचान की जाती है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है पहले तो हम आपको बताएंगे। तीसरा फ्रीडल-क्राफ्ट मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहे हैं कि आपकी टाइमिंग हमने चेंज कर दिया है। अब आपका जो लेक्चर हुआ करता है वो आपको मॉर्निंग में 6 से 7 बजे के बीच में आपको मिल जाया करेगा, मॉर्निंग में एकदम। तो आप लोग जो लोग थोड़ा लेट सो करके उठने वाले हैं, थोड़ा पहले उठें और एकदम मॉर्निंग में उठें तो क्राक के वास्ते ये सब ना करके, जैसे आप लोग कब दर्शनम करते हैं आजकल चाय पी रहे हैं, तो वैसे ही अब आप लोग थोड़ा क्लास अटेंड करें। तो आप जान लीजिए वही जो हम लोग छोटे छोटे थे तो एक गाना बजता था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, अरे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो आप लोग भी मॉर्निंग टाइम में उठें और अपनी क्लास को अटेंड करें। तो आइए हम आपको बता रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण में एनिसॉल की अभिक्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ? एल्कलीकरण है तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड CH3Cl के साथ करने पर, तो एक बार आर्थो पे जाएगा एक बार पैरा पे जाएगा। तो आप लोग इसका जब नाम लिखेंगे तो आर्थो मेथिल एनिसॉल, वही जो पुराना अभी तक चल रहा है, आर्थो फिर कामा पैरा मेथिल एनिसॉल। और जो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, जान लीजिए कि आराम से चुप्पे से खोलेंगे लेक्चर्स को और पढ़ेंगे और चुपचाप एकदम अपना हमला करके एकदम साइड से बाहर हो जाया किया करते हैं। ऐसा लगता है कि उनको जान लीजिए अगर कमेंट कर देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा समझ में आ रहा है तो खूब कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो मत करो। अब आपको मैंने क्या बताया कि आर्थो पैरा मेथिल क्या प्राप्त होता है? एनिसॉल प्राप्त होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, एनिसॉल लीजिए, तुम आ जाओ भाई, OCH3 प्लस क्या बन जाएगा? CH3Cl और यहां पे AlCl3 एनिसॉल। ये क्या भैया? मेथिल क्लोराइड। आप लोगों के कमेंट देख करके जान लीजिए हम लोगों को बढ़िया सा एनर्जी प्रोवाइड होती है कि इतने स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं,
यहाँ पहुँचे हुए हैं, इसीलिए कहता हूँ कमेंट नेसेसरी है, विल बी। और ये पता लगता रहता है कि हाँ यहाँ तक जब सब लोग पहुँच गए हो तो आप लोग इसका मतलब हमारा जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है हमको भी आगे आज नया टॉपिक पढ़ा एकदम बेस्ट देने का प्रयास करें, और अगर बेस्ट रहेगा तभी तो आप बेस्ट बनोगे। तो अब ये ध्यान दीजिएगा राजू, क्या होगा यहाँ OCH3। अब की बार ये आर्थो पे जाएगा, ये ध्यान दीजिए, इसका नाम हो जाएगा आर्थो मेथिल, और फिर क्या हो जाएगा एनिसोल। इसमें एल्किल हाइलाइट लिया गया है इसीलिए इसका नाम एल्कलीकरण है। और फिर अगली बार एकदम वही पुराना स्टाइल, यहां से क्या हो जाएगा CH3। अभी कल मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, देख कितने लोग किए होंगे ईमानदारी से खुद बता दें। काफी लोग तो अभी सब आ ही नहीं होंगे तो कहां से होमवर्क करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या पैरा मेथिल होगा, पैरा मेथिल। समय के साथ अपडेट रहेंगे तब आप एकदम बेस्ट रहेंगे। तो ये रिएक्शन हो गया, जान लीजिए। अब यहीं पे क्या करना है आपको, इसका रिएक्शन एसिलीकरण दिखाना है, उसमें एस्टिल क्लोराइड लिया जाता है, तो वो भी रिएक्शन हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। चलिए फ्रेडल क्राफ्ट, इसका नाम थोड़ा चेंज कर देंगे बस। फ्रीडल क्राफ्ट यहां पे कर दे रहे हैं एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अगर हम एनिसोल की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो आर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन और पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा रिएक्शन को, एनिसोल की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में CH3COCl। CH3COCl किसका फॉर्मूला है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर क्या मिलेगा आपको, एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर आर्थो मेथॉक्सी, ऐसे करो शाबाश, आर्थो एवं पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। रिएक्शन लीजिए राजू। ओ मेरे दिल के चैन, CH3COCl AlCl3, यही है एसिटिल क्लोराइड। अब इसमें देखिए यहां से Cl निकलता है, उसमें एसिड ग्रुप होता है।
होता है। तो ये एसिल ग्रुप एक बार आर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, और यहाँ जहाँ से जाएगा वहाँ CH निकलेगा, तो क्या बाहर होगा AsCl। तो अब अगर आप देखना चाहते हो तो यही देख लीजिएगा, ये यहाँ OCH3, एक बार COCH3 यहाँ रहेगा, और एक बार ये कहा जाएगा भैया OCOCH3, और एक बार जाएगा COCH3 पैरा। यही है आपका, ये आपके क्या है एनिसोल। इस पे देखिए, अगर इसको ऐसे हटा दिया जाए, ऐसे देखा जाए, दिख रहा है खूबसूरत खूब ना, इसका नाम है एसीटोफिनोन, इसका भी नाम क्या है एसीटोफिनोन। लेकिन अब ये देखिए, इसकी यहाँ से नंबरिंग होगी, COCH3 ना, तो 1 2 आर्थो, और 1 2 3 4 पैरा, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो ये जो होगा 1 2 का मतलब ये आर्थो, और ये मेथिल और ऑक्सीजन, तो ऑक्सी ईथर का ऑक्सी होता है ना, तो ऑक्सी क्या हो जाएगा इसका आर्थो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा नाम समझ के, आर्थो, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे है, एक कार्बन है मेथ, और ईथर है जो क्या आर्थो मेथॉक्सी, ये, और पूरे का नाम क्या है एसीटो फिनोल, और इसका नाम होगा पैरा मेथॉक्सी एसीटोफिनोल। तो माय डियर, आपको ये भी जान लीजिएगा, यहां से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। और अब आपको हम सबसे पहली चीज तो आपको और बता देते हैं, जैसे ईथर का उपयोग, तो ईथर का जो सबसे बढ़िया उपयोग किया जाता है गोंद रेजिन, ये सब जो होते हैं इनके विलायक के रूप में, गोंद और जो ये आपके रेजिन होते हैं, इसके विलायक के रूप में। दूसरा ईथर का उपयोग होता है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, ये भी जैसे क्लोरोफार्म का होता था वैसे इसका भी शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। और तीसरा रेफ्रिजरेटर, किसी चीज को ठंडा करना होता है, प्रशीतक के रूप में। तो इस तरीके से आपको हमने क्या किया, आज जो ये ऑर्गेनिक का आपका ये लेसन था जिसका नाम था एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसका हमने आपको 3 जो सेशन था, 3 टॉपिक जिसमें थे, एल्कोहल था, फिनॉल था, फिर ईथर था, तीनों टॉपिक हमने क्या किया यहाँ से कवर कर लिया। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा लेक्चर्स एल्कोहल और फिनॉल के मिले, फिर आपको ईथर के भी लेक्चर्स देखने को मिले। तो आप अगर देखेंगे तो अभी आपको 3 चैप्टर आपको विधिवत पढ़ाए जा चुके हैं। आपके लिए जान लीजिए सॉल्यूशन चैप्टर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, ये तीनों चैप्टर आप अगर विश्वास करेंगे तो मेरे हिसाब से 20, आज इसका कौन सा लेक्चर था, 21वां या 22वां, 20 या 21 में सॉल्यूशन आया है, और 20 या 21 में ही हेलो एल्केन और हेलो एरीन आया। तो 20, 20, 40, और अगर आप देखें तो अगर उसको भी 20 माने तो 60 लेक्चर हमने आपको क्या किया, प्रोवाइड कर दिया। अब आप विचार कर लीजिए कि हम आपके साथ कितनी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, कि आपको हर तरीके से हम प्रोवाइड करने का क्लास कर रहे हैं। तो क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि आपको एक कमेंट करने के लिए कह सके, आपको पर डे नोट्स बनाने के लिए कह सके, आपसे ये कह सकें कि आपको होमवर्क दे रहे हैं उसको करिए,
और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बार बार भी कहता हूँ कि आपका भी कुछ कर्तव्य है कि आप जो ये पढ़ाई गई हुई टॉपिक्स है, ये जो भी अपने चैनल्स का नाम है, इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें। ये भी जान लीजिए, ये आपका कुछ कर्तव्य होता है और काफ़ी बच्चे एक्टिव हैं, ऐसा काम करते भी हैं, जान लीजिए, शेयर करते हैं। तो वो उनकी निष्ठा हमारे प्रति है तो हमारी निष्ठा आपके भी प्रति है। तो ये आप जान लीजिएगा, एकदम लयबद्ध तरीके से कदम अगर मिलाते हुए आप चल रहे हैं तो बहुत विधिवत तरीके से हमारा आपका जो एक सफ़र है वो बहुत अच्छा चलेगा। जो यहाँ से एक सुहाना सफ़र हमने स्टार्ट किया है चैनल पर आकर के, तो इसको आप बनाए रखें और ये जो प्रेम है और जो सहयोग है ये हमेशा अगर बना रहता है तभी कोई कार्यक्रम सही तरीके से सफल हो पाता है। अकेला आदमी कोई नहीं हो सकता है, वन मैन आर्मी एक ही दो हो सकते हैं। तो आप भी सहयोग करें और साथ में जुड़ने का प्रयास करें। इसीलिए हम आपको बीच बीच में इन सब चीज़ों को, बातों को बताते रहते हैं कि आप लोग पढ़िए और अच्छे रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं सब बातों के साथ आज का हम अपना ये क्लास क्लोज किया करते हैं। और हाँ, क्लोज करने के पहले मैं आपको 3 नेम रिएक्शन दे रहा हूँ। एक है राइमर टीमन ऑफ क्रिया, इसको आप अपने मन से लिखेंगे। एक है कोलबे स्मिथ ऑफ क्रिया, इसको आप अपने मन से लिखेंगे। और एक है आपकी हाइलोफॉर्म ऑफ क्रिया। अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो इन रिएक्शन को अपने मन से तैयार कीजिए हो तो आप लिखने का प्रयास कीजिए, तो आप चेक कर लेंगे कि हम कितना पढ़े हुए हैं और हमने कितना तैयार किया हुआ है। तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।